उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह अभी फाइनल नहीं हुआ है। इस बीच भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में चुनावी सभा के दौरान कहा है कि जीजा रॉबर्ट वाड्रा की इस अमेठी सीट पर नजर है। अब साले साहब यानी राहुल गांधी क्या करेंगे। स्मृति ने कहा, एक समय था जब बसों में सफर करने वाले लोग अपनी सीट पर निशानी लगाने के लिए वहां पर रुमाल छोड़ दिया करते थे ताकि उस पर कोई और ना बैठे। राहुल गांधी भी रुमाल से अपनी सीट पर निशान लगाने आएंगे क्योंकि उनके जीजा जी की नजर इस सीट पर है। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जो है राहुल गांधी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी क्या अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह अभी साफ नहीं हुआ है। इस बीच भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में चुनावी सभा के दौरान कहा, जीजा रॉबर्ट वाड्रा की इस अमेठी सीट पर नजर है। अब साले साहब यानी राहुल गांधी क्या करेंगे। स्मृति ने कहा, एक समय था जब बसों में सफर करने वाले लोग अपनी सीट पर निशानी के तौर पर रुमाल छोड़ दिया करते थे ताकि उस पर कोई और ना बैठे। राहुल गांधी भी रुमाल से अपनी सीट पर निशान लगाने आएंगे क्योंकि उनके जीजा जी की नजर भी इसी सीट पर है। तो आपको चार बड़ी खबरों में सबसे पहली बड़ी खबर बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। इसी बीच उम्मीदवार और भाजपा से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में चुनावी सभा के दौरान कहा है कि जीजा रॉबर्ट वाड्रा की इस अमेठी सीट पर नजर है। तो आपको बता दें कि उन्होंने ऐसा कहा। इसके बाद अब साले साहब यानी राहुल गांधी क्या करेंगे। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रशांत राव जुड़ चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अमेठी सीट से अभी तक फाइनल नहीं हुआ है राहुल गांधी जो है चुनाव लड़ेंगे या नहीं, पर इस सीट को लेकर जो है चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट आ रहा है। अमेठी में स्मृति ईरानी ने चुनाव जीता था 2019 के बाद, और तो यहाँ कांग्रेस की स्थिति काफी खराब हो गई थी। आज के समय में देखा जाए जिस तरीके से स्मृति ईरानी लगातार जो है अमेठी क्षेत्र में सक्रिय हैं, और उसके साथ ही वो लगातार जब भी दौरे पर आते हैं कांग्रेस परिवार पर हमला बोलना नहीं भूलती हैं। आज जिस तरीके से उन्होंने एक बयान दिया है कि अमेठी सीट पर जो राहुल गांधी के बहनोई हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनकी जो नजर है वो अमेठी सीट पर है, यानी कि कोई ना कोई गांधी परिवार से ही यहाँ पर चुनाव लड़ेगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बड़ा हमला बोला है। कई सवाल उन्होंने किए हैं कि जिस तरीके से लोग अपनी एक सीट पर निशानी रख देते हैं बस की सीट पर और उस पर कब्जा जमाने का अधिकार जमाते हैं, इसी को लेकर जो अमेठी में कांग्रेस की हमेशा वहां से जीत होती आई है और उसी मानसिकता में कांग्रेस जी रही है। इस सीट पर वह एक बार फिर जीत हासिल करने को लेकर या फिर कब्जा जमाने को लेकर जो प्रियंका गांधी के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनकी नजर बनी हुई है। लेकिन अभी हाल में जो देखा जाए यहाँ पर किसी भी तरीके से कांग्रेस ने कोई स्थिति साफ नहीं की है। हालांकि कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी भी लड़ सकते हैं, इसके साथ ही प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं और रॉबर्ट वाड्रा भी चुनाव लड़ सकती है, या कोई बड़ा नेता यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से तस्वीर साफ न होने का कारण अभी संशय बना हुआ है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी वायनाड से इस समय सांसद हैं। उन्होंने अमेठी से 2019 का चुनाव लड़ा था, लेकिन यहाँ से हार गए थे। वायनाड सीट से वो सीट जीते थे और वहीं से भी वो सांसद हैं। ये क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अगर जीवन दायिनी चाहिए तो किसी बड़े नेता को लड़ाना पड़ेगा, और इसी को लेकर ये कांग्रेस में मंथन चल रहा है कि प्रियंका गांधी को यहाँ पर उतारे या रॉबर्ट वाड्रा को यहाँ पर चुनाव मैदान में लड़ाएं। इससे कितना फर्क कांग्रेस को मिलेगा, कितनी ऊर्जा मिलेगी, कितनी कार्यकर्ताओं में यहाँ पर शक्ति आएगी, इसका पूरा आकलन कांग्रेस करने का कर रही है। लेकिन जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने हमला बोला है उससे कहीं ना कहीं लोगों को एक नया मैसेज देने का काम किया जा रहा है। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा है अपना बयान में कि कांग्रेस ने कभी भी परिवारवाद से बाहर जाकर राजनीति नहीं की है, जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया है। यही हमला आज उनका सबसे बड़ा रहा है। उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को निशाने पर लेकर कांग्रेस के ऊपर बड़ा प्रहार किया है।
रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर पूर्व में भी कई आरोप लग चुके हैं, जिसमें जमीन घोटाला हो या अन्य तमाम जो मसले रहे हैं। ऐसे में चुनाव लड़ने के कयास को लेकर भी बड़ा हमला है ये। जी जी बिल्कुल। वहीं अगर बात की जाए तो इससे पहले जो है राहुल गांधी वो भी अमेठी में आए थे और उन्होंने जनसभा के दौरान कहा था कि अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहेगा तो वो चुनाव अमेठी से जरूर लड़ेंगे। इस तरीके के जो है उन्होंने बयान भी दिए थे। वहीं अगर देखा जाए तो अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है कांग्रेस की? कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में उतनी मजबूत नहीं है और कांग्रेस क्योंकि उत्तर प्रदेश में केवल 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में राहुल गांधी का जो बयान आया था गाजियाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था कि यह शीर्ष नेतृत्व तय करता है, पार्टी नेतृत्व तय करेगा तो हम अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर राहुल गांधी को चुनाव लड़ना होता तो यहाँ से पहले से ही पूरी फील्डिंग सजा दी जाती और बॉलर लगा दिए जाते, विकेट कीपर लगा दिए जाते, लेकिन यहाँ कोई स्थिति ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर पैरासूट से कोई कांग्रेस प्रत्याशी भी उतारती है तो ये नहीं लग रहा है कि वहां कांग्रेस को कोई बड़ी मजबूती मिल सकती है। तो कांग्रेस का निशाना इस बात पर है कि किस तरीके से मजबूत जमीनी और मजबूत कार्यकर्ता के साथ ऐसे नामी कार्यकर्ता को वहां पर उतारा जाए ताकि वहां जीत मिले। तो इसके साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस परिवार से कौन सा सदस्य ऐसा है जो चुनाव सीट पर चुनाव जीत सकता है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम चल रहा है, प्रियंका गांधी का भी नाम चल रहा है, अन्य तमाम कांग्रेसी बड़े नेता हैं उनके नाम को लेकर यहाँ चर्चा की जा रही है। यह भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से आने वाले राज्यसभा सांसद को इस सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन तस्वीर साफ ना होने से पहले स्मृति ईरानी का रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर हमला बोलना राजनीति को गर्म करना है, क्षेत्र में एक नई सियासत को जन्म देना है, परिवारवाद पर बड़ा प्रहार है और इसी सहारे स्मृति ईरानी वहां के लोगों को अपनी तरफ खींचने को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों करने को लेकर ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। अब कितना कारगर होता है ये तो परिणाम ही बता सकता है, लेकिन इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां जो है तेजी हो गई है, जबकि रॉबर्ट वाड्रा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, अभी किसी भी तरीके से कांग्रेस में सक्रिय नहीं है, लेकिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नाम लेकर उनको जरूर हाईलाइट कर दिया है। जी बिल्कुल। वहीं बात की जाए तो जो अभी अमेठी सीट की बात हो रही है वहां पे इंडी गठबंधन का कितना असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ समय पूर्व अगर बात की जाए तो राहुल गांधी और जो है अखिलेश यादव को एक साथ एक मंच पे देखा गया था। बिल्कुल, देखिए इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन में यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 3 दल जो प्रमुखता से यहाँ पर हैं, पहले नंबर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी क्योंकि उनके पास 65 सांसद हैं और इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें 2019 जीती थी और इसके बाद ही यहाँ पर अनुप्रिया पटेल की अपना दल एएस पार्टी है, इसके साथ ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी है, उसके पास भी अपने सांसद हैं। तो ऐसे में क्योंकि जो अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है वो एनडीए गठबंधन में शामिल है, समाजवादी पार्टी यहाँ इंडिया गठबंधन में शामिल है, केवल बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है। तो इस सीट पर कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला जरूर दिखाई देगा यदि बहुजन समाज पार्टी सही प्रत्याशी यहाँ उतारती है और कांग्रेस की तरफ से कोई मजबूत चेहरा नजर आता है तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ टक्कर हो सकती है और यही लोग कयास भी लगा रहे हैं। बस प्रतीक्षा इस बात की है कि कांग्रेस किसको यहाँ टिकट देगी और इसके बाद फिर यहाँ राजनीति का जो नया रंग देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के सबसे हॉट सीट मानी जाती है, यदि राहुल गांधी यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो ये सबसे हॉट सीट होगी उत्तर प्रदेश की कि यहाँ राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी चुनाव होगा और पहली बार के मुकाबले यहाँ दूसरी बार में सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा और यह भी होगा कि कांग्रेस का भविष्य भी उत्तर प्रदेश से तय होगा ताकि 2027 में यहाँ से कांग्रेस को एक मजबूती भी मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अभी कांग्रेस की तरफ से किसी बड़े नेता की यहाँ पर कोई भी चहलकदमी नहीं है, तो इस तरीके से देखा जाए यहाँ पर कार्यकर्ताओं में भी एक मायूसी है। जी बिल्कुल। चलिए प्रशांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको खबर बता रहे अमेठी से, जहां पर राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर सियासत फिर से तेज हो गई है। वहीं जो है विपक्ष की अगर बात की जाए तो बीजेपी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन पर जो है जमकर निशाना भी साधा है। तो आपको बता दें, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। इसको लेकर आपको बता दें कि प्रचार 24 अप्रैल की शाम को थम जाएगा। इससे पहले बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने प्रचार की पूरी जो है ताकत झोंक दी है प्रचार प्रसार करने में। इस क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको बता दें कि प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। टीकमगढ़ में जनसभा को और चुनावी सभा को संबोधित
संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप देश के करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 10 साल पहले आप खिलौने भी चीन से खरीदते थे और दीपावली में हमारे गणेश जी भी चीन से ही आकर हमारे घरों में विराजमान होते थे। आज खिलौना एक्सपोर्ट करने में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आ चुका है। जेपी नड्डा ने कहा कि आपने कभी सोचा था कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन भारत 200 वर्षों तक राज करने वाले ब्रिटेन को भी पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो आपको बता दें कि खबर जो है मध्य प्रदेश से बता रहे हैं आपको, जहां टीकमगढ़ में नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत दुनिया के तीसरे स्थान पर आ चुका है। आपने कभी सोचा था कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन भारत पर आपको बता दें कि 200 साल वर्षों तक राज करने वाले ब्रिटेन को भी उसने पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत आज बन चुका है। तो आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने जो है जनसभा को संबोधित किया है और बताया है कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने टीकमगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप देश के करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 10 साल पहले आप खिलौने भी चीन से खरीदते थे और दीपावली में हमारे घर में गणेश जी और जो उनकी पूजा होती थी वो भी चीन से आकर हमारे यहाँ विराजते थे। आज खिलौना एक्सपोर्ट करने में भारत दुनिया की तीसरे स्थान पर आ चुका है। जेपी नड्डा ने कहा, आपने कभी सोचा था कि भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन भारत पर 200 वर्षों तक राज करने वाले ब्रिटेन को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ जो है ऋषि अवस्थी जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जेपी नड्डा ने टीकमगढ़ में जनसभा को संबोधित किया है और जो है उन्होंने कहा है कि भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी ऋषि। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी टीकमगढ़ दौरे पे आए थे। उनके द्वारा भाजपा की काफी उपलब्धियां मंच के माध्यम से जनता को गिनाई गई हैं। इसके साथ ही उनके द्वारा बताया गया जो टीकमगढ़ को जो वंदे भारत की सौगात मिली है उसकी बुकिंग भी 3 दिन पहले से हो रही है। इस तरह में काफी योजनाएं जो गिनाई गई हैं। इसके साथ ही उनके द्वारा कांग्रेस और अन्य दलों को आड़े हाथों लिया गया। उनके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस के द्वारा सिर्फ घोटाले ही किए गए हैं और अन्य दलों के द्वारा घोटाले की सरकार बनाई गई है। वर्तमान में कुछ लोग जेल में हैं तो कुछ लोग जेल पर रहकर अपना काम कर रहे हैं। इनका उद्देश्य इतना ही है कि तुम हमें बचाओ, हम तुम्हें बचाएं। इसी को लेकर यह गठबंधन बनाया गया है। उनके द्वारा तमाम आरोप लगाए गए हैं और भाजपा की योजनाओं की गिनती गिनाई गई है। इस दौरान कुछ कांग्रेस नेता भी भाजपा में शामिल हुए हैं जो काफी दिग्गज नेता माने जाते हैं, लोकसभा के अंतर्गत आने वाले हैं। और इस दौरान काफी संख्या में भाजपाई कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए हैं और जेपी नड्डा के द्वारा भी काफी आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर। जी जी ऋषि, वही बात की जाए तो उनका कहना है कि एक्सपोर्ट की अगर बात की जाए तो भारत तीसरे नंबर पर आ गया है और आर्थिक व्यवस्था की ओर से देखा जाए तो भारत 5वें स्थान पर आ गया है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है और कुछ उन्होंने क्या कुछ कहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि भाजपा की जो उन्होंने बताया कि भाजपा द्वारा किए जा रहे हैं उसको लेकर देशों में और विदेशों में भारत का नाम होने वाला है। कहा जाए कि चीन के द्वारा खिलौने और दीपावली को सामान लेना पड़ता था, लेकिन आज हमारे भारत देश में ही काफी चीजें निर्माण हो रही हैं और कर रहे हैं। पहले जो मोबाइल चलाते थे वो चीन, जापान
या कोरिया लिखा हुआ आता था, लेकिन वर्तमान में हम मेड इन इंडिया का मोबाइल चला रहे हैं और हमारा देश काफी तरक्की कर रहा है। और आने वाले समय में जब जनता भाजपा का साथ देगी तो यह भारत देश काफी तरक्की करेगा और जो नंबर अभी कम होते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, उस दिन भारत दुनिया की सबसे नंबर वन बनकर दिखाएगा। जी बिल्कुल, वही बात की जाए तो मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान होना है 26 अप्रैल को, और आपको बता दें कि प्रचार प्रसार 24 अप्रैल की शाम को थम जाएगा। इससे पहले बीजेपी से जो है आपको बता दें कि जेपी नड्डा टीकमगढ़ पहुंचे और उन्होंने जो है विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और कहा है कि किस तरीके से भारत आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वे अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जेपी नड्डा का यहाँ पर दौरा था, व्यवस्थाएं की गई थी, क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है? जी ऋषि जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो माहौल पूरा देखा गया है कि भाजपा के साथ काफी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जुड़ रहे हैं और भाजपा काफी उत्साहित दिखाई दे रही है। जेपी नड्डा द्वारा कहा गया है जो 400 प्लस का नारा हमारा दिया गया है उसको हम पूरा करेंगे और इस बार भाजपा 400 से अधिक सीटें लेकर अपनी सरकार बनाएगी और जो कार्य जो पूरे बड़े कार्य रह गए हैं उनको भी जल्द पूरी किया जाएगा। जैसे कि धारा 370 हटाई जा चुकी है, रामलला मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और बड़ी उपलब्धियों को लेकर उनके द्वारा मंच पर बोला गया और आगे उनके द्वारा कहा गया कि भाजपा सरकार देश के हित में हमेशा काम करती आई है और जो कांग्रेस के लोग हैं उनके द्वारा हमेशा घोटाला हो या घोटाले किए गए हैं और कुछ लोग तो अभी जेल में बैठे हुए हैं, कुछ लोग बेल पर बैठे हुए हैं, केजरीवाल अभी जेल में बंद हैं। इसको लेकर तमाम बातें उनके द्वारा कही गई और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा पूरी विश्वास जताया गया कि जनता उन्हें ही इस बार फिर से बहुमत देगी और बिल्कुल सरकार बनाएंगे। बिल्कुल ऋषि, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता रहे थे कि मध्य प्रदेश दौरे पर जो है जेपी नड्डा है और उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत जो है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली तीसरी बड़ी खबर पर। खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश के साथ गद्दारी की है, फिर गद्दारी करने के लिए अपने घोषणा पत्र के साथ आपके सामने आए हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में शरिया कानून लागू करने की बात कही गई है। देश शरीयत से नहीं कानून से चलता है। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए जो है विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि अमरोहा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने देश के साथ गद्दारी की है, इस तरीके का उन्होंने बड़ा आरोप भी लगाया है। फिर उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से गद्दारी करने के लिए अपने घोषणा पत्र के साथ आपके सामने आए हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में शरिया कानून लागू करने की बात कही गई है। देश शरीयत से नहीं कानून से चलता है, ऐसा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का कहना था और उन्होंने जो है जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। वे आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में जनसभा को संबोधित भी किया है। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रशांत राव जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है अमरोहा में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जी प्रशांत, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए तो जो है संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस ने देश के साथ गद्दारी की है, एक बार फिर से गद्दारी करने के लिए ये अपने घोषणा पत्र के साथ आपके सामने आए हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में शरिया कानून लागू करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि देश शरीयत से नहीं कानून से चलता है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। ऐसा कहते हुए वो विपक्ष पर जमकर उन्होंने निशाना भी साधा है। तो खबर आपको उत्तर प्रदेश के अमरोहा से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस देश के साथ गद्दारी करती है, फिर से एक बार गद्दारी करने के लिए ये घोषणा पत्र के साथ आपके सामने आए हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में शरिया कानून लागू करने की बात कही गई है।
उन्होंने कहा है कि देश शरीयत से नहीं कानून से चलता है। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में जनसभा को संबोधित किया है। तो हमारे साथ प्रशांत राव उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया है और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी प्रशांत। जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने जमकर कांग्रेस और उसके साथ ही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, जिससे उन्होंने कहा कि जब आतंकवादी वारदातें होती थी उस समय खाने में तेल डालकर कांग्रेस होती थी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा जो है लगातार बेतरतीब के साथ कार्य करती रही है, उनकी सरकारों में यहाँ बहुत दंगे हुए हैं, तमाम लोगों से यहाँ पर जान रखनी पड़ी है। साथ ही साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मनमोहन सिंह पर भी उन्होंने तमाम संसाधनों को मुसलमानों को देने को लेकर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने ये बयान दिया था अपनी सरकार में कि यहाँ के संसाधनों पर मुसलमानों का भी अधिकार है। इस बात को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहाँ के लोग लगातार गठबंधन का चुनाव जीतते रहे हैं, 80 बार जो सभी को यहाँ पर एकमत होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और यह भी उन्होंने कहा कि अमरोहा में किसी बीएसपी के सीट है, बीएसपी से यहाँ पर दानी चुनाव जीते थे। उन्होंने कहा कि पहले हाथी पर सवार थे यहाँ के सांसद, अब दूसरे दल में चले गए हैं। तो ऐसे में लोगों को विश्वास नहीं करना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ पर चुनाव जिताकर भेजना है। साथ ही उन्होंने एनडीए गठबंधन को लेकर भी कहा कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है और ये गद्दार हैं जो देश के तमाम मुद्दों को लेकर लगातार जो है विरोध जताते रहते हैं। जनता के विकास को लेकर इनका कोई योगदान नहीं है और गद्दारी करने को लेकर एक घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। ये तमाम बातें हैं, देश में जो शरीयत है, कानून है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन पर बड़ा हमला बोला है। आज तक जो भाषण रहा है अमरोहा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्होंने सपा हो या फिर कांग्रेस हो या तमाम दल हो, उन पर बारी बारी से हमला बोला। कानून व्यवस्था की उन्होंने बात की, जिस तरीके से अमरोहा में कानून व्यवस्था को चुनौती दी जाती थी, लेकिन 2017 के बाद तमाम अपराधी जो पलायन कर चुके हैं और तमाम अपराधी कब्र में दबे हुए हैं, उनकी कब्रों पर क्या पड़ा जा रहा है। तमाम लोग ऐसे लोगों के समर्थन में भी उतरे हैं। जनता को अब फैसला करना होगा कि कौन उनका विकास कर सकता है और कौन उन्हें यहाँ पर न्याय दे सकता है। इसी बातों को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे हैं। जी प्रशांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबर आपको बता रहे थे जहां पर जो है योगी आदित्यनाथ ने जो है आपको बता दें कि कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि जो शरीयत से देश नहीं चलता, देश कानून से चलता है। इस तरीके का उन्होंने बयान भी दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी और चौथी खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव एक तरफा नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस को कमजोर ना समझे, अभी भी विदिशा क्षेत्र में कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी बची हुई है। ये कहते हुए क्षेत्र में कार्तिकेय चौहान का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें कि पूर्व सीएम के जो बेटे हैं कार्तिकेय चौहान, उनका बड़ा बयान सामने आया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि ये चुनाव एक तरफा नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता ये सोचने की गलती ना करे कि एक तरफा चुनाव है। आज भी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कायम है, उसका एक वोट बैंक है, उनके वोट हैं तो कहीं नहीं जा रहे। और दूसरा, अति आत्मविश्वास का वातावरण अपने लिए हानिकारक हो सकता है और होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपन सब इन्हीं चक्करों में पड़े रहे कि भैया साहब तो जीत ही रहे हैं, अपन को क्या करना, अपन अगर घर बैठ भी जाए तब भी साहब लाखों से जीतेगी और पता चला अपने आप पर भी 60% की वोटिंग। निवेदन करना चाहता हूं आपसे, कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को सबसे कीमती कोई चीज दे सकता है तो वो कोई धन दौलत संपत्ति जमीन जायदाद पैसा नहीं हो सकती। सबसे कीमती चीज अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है तो वो उसका समय होता है। अपने जीवन के जितने वर्ष थे सारे के सारे आपके नाम कर दिए। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ चंदर जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है। जी चंदर।
नवनीत, बताना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि विदिशा संसदीय क्षेत्र से पहले 5 बार सांसद रह चुके हैं। जी बिल्कुल। और 4 बार विधायक, मुख्यमंत्री रहते हुए 4 बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन जो कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान के सामने कैंडिडेट उतारा, वो भी 5 चुनाव लड़ चुके हैं विदिशा से और 2 बार सांसद रह चुके हैं ऐसे। और दूसरी बात यह है कि अभी जो विधानसभा चुनाव गए हैं, इसमें विदिशा लोकसभा में 7 विधानसभा सीट है। सातों में कांग्रेस के जो उम्मीदवार है बहुत कम वोटों से आ रहे हैं। सिर्फ एक बुधनी को अगर बात की जाए तो इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख से ऊपर वोटों से विजय प्राप्त की थी। लेकिन अगर विदिशा में जो खातेगांव विधानसभा की अगर बात की जाए तो उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार दीपक जोशी मात्र 16,000 वोटों से आ रहे थे और इछावर विधानसभा में 12,000 से कांग्रेस उम्मीदवार आ रहे थे। और रायसेन जिले की सांची और भोजपुर विधानसभा में भी यही अंतर 20-30 हजार का रहा और विदिशा जिले के विदिशा और वासोदा में भी यही अंतर रहा। इसीलिए कार्तिक चौहान को डर ये सता रहा है कि पूर्ण का विजय पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने कल शाम को बुधनी विधानसभा और विदिशा लोकसभा के क्षेत्र कोई गोपालपुर चकलदी में बीजेपी कार्यालय का लोकार्पण किया और अपने कार्यकर्ताओं के एक मीटिंग रही, उसको संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं का बोला कि कांग्रेस को कमजोर ना समझे, अभी भी कांग्रेस के जो वोट है वो बराबर उन्हीं को मिलेंगे, इसलिए इस चुनाव को हल्के में ना ले। बिल्कुल। चलिए चंदर सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ संवाददाता सीहोर से जुड़े हुए थे। तो आपने देखा कि किस तरीके से पूर्व सीएम के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का वीडियो वायरल हो रहा है और ये क्षेत्र में जमकर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव एक तरफा नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस को कमजोर ना समझने की बात कही है। वहीं विदिशा क्षेत्र में कांग्रेस की रीढ़ की हड्डियां अभी बची हुई है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ आवर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।